वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए लेकर आए और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है। और कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह हम एक्चुअल कंसेप्ट से रिलेटेड जो हमारी साइकी है, जो हमारी नॉलेज है, बहुत कम होती। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ और उम्मीद है ये आपको सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि आपको बायो में बहुत काम आएगा। और बायो में ख़ास तौर पर जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं, एंजाइम्स के एंजाइमेटिक एक्शन की बात करते हैं, तो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर की ज़रूरत होती है कि एनर्जी की फॉर्म की ज़रूरत होती है। और इसको आज हम बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे और नाम आप जानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी आम तौर पर क्या रोल प्ले करती है एंजाइम्स के दरमियान या फिर दूसरे रिएक्शंस में एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या। तो हम इसको आज बहुत सिंपल, बहुत आसान, इतना आपको इजी बताएंगे कि आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक में अब के बाद इसके बाद कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और बहुत सारे रिएक्शंस को आप समझ जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर में आ जाए, अगर हमें 2 लेक्चर यहाँ बनाने पड़े। बहुत इंटरेस्टिंग है, बातें करते जाएं, इसमें समझते जाएं, बहुत सी बातें हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस लेक्चर में और आप इंजॉय करोगे इसको समझने में भी, और आपको टॉपिक्स में कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हम अपने टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट जो हमें दिया जाता है वो हमें जनरली, हम आज इसी को और आसान करके सिंपल तरीके से इसको क्लियर करते हैं। हमें अक्सर कहा जाता है कि रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन कहाँ से होता है। हम यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक कंसेप्ट मिल जाए कि रिएक्शन जो है उसका स्टार्ट कहाँ से होता है और उसके बाद रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह होता है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो आमतौर पर एक ही फैक्टर से होता है और वो है कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये आपस में कोलाइड करेंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगा। पर अगर आपको कहा जाए रिएक्शंस में, रिएक्टेंट्स में कोलिजन नहीं होते, आपस में उनका कोलिजन नहीं होता है, तो क्या रिएक्शन होगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में कोलाइड करना जरूरी है। अब आते हैं कि हमें जब ये कोलिजन्स मिलेंगे तो क्या हर कोलिजन जब भी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या हर कोलिजन जो है वो आपको प्रोडक्ट दे देगा? हरगिज़ नहीं। आपको याद रखना है रिएक्टेंट्स के कोलिजन 2 टाइप के होते हैं। एक कोलिजन्स को आप आमतौर पर कहते हो परफेक्ट कोलिजन्स। एक कोलिजन्स की टाइप जो है इसको आप क्या नाम दोगे? परफेक्ट कोलिजन्स। और उसके बाद दूसरी टाइप जो होगी उनको आप नाम दोगे इम्परफेक्ट कोलिजन्स। यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर आपस में रिएक्शन उनका स्टार्ट होता है तो यहां कोलिजन्स की 2 कोलिजन्स की पॉसिबिलिटी है, 2 कोलिजन्स का इम्कान है, चांस है। और वो कोलिजन्स कौन कौन से हैं? परफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट, ये दोनों होते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो अब इनमें से हमारे काम के कोलिजन्स कौन से? काम के कोलिजन्स हैं परफेक्ट कोलिजन्स। ये वाले जो कोलिजन्स हैं, नाउ दीज कोलिजन्स आर जनरली टर्म्ड एज द कोलिजन्स which result in the formation of product। ये कोलिजन्स होंगे तो आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हुए मिलेंगे। पर अगर ये कोलिजन्स होंगे, इम्परफेक्ट होंगे, यहां पॉसिबिलिटी खत्म। कोलिजन्स तो होंगे लेकिन इन कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है?
कोलिशन करना जरूरी है। और कोलिशंस भी कौन से? परफेक्ट कोलिशंस। परफेक्ट कोलिशंस ये करेंगे तब आप कह सकते हैं कि यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे। पर अगर परफेक्ट कोलिशन नहीं होंगे तो रिएक्टेंट्स कभी भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। तो हमने बात स्टार्ट कर दी है, बात समझ में आ रही है आपको? पॉइंट वाइज समझाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब आते हैं कि ये परफेक्ट कोलिशन और इम्परफेक्ट कोलिशन कहां पर होते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोलिशंस होते हैं तो इन रिएक्टेंट्स की हम यहां एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये R1 एक रिएक्टेंट है, दूसरा यहां पर हम लेते हैं R2, ये दूसरा रिएक्टेंट है। अब ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करने जा रहे हैं, R1 और R2। तो इनका आपस में क्या होगा? कोलिशन होगा। क्या होगा? कोलिशन होगा। पर कोलिशन यहां पर कैसे होगा? इम्परफेक्ट कब होगा और परफेक्ट कब होगा? बात यहां से शुरू करते हैं। अब देखो, ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पर याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर इनके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। जाहिर है ये सारे रिएक्टेंट मूव करते रहते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से इनके अंदर एक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है और इन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इनके अंदर मौजूद होती है, जिसको आप रूम टेम्परेचर पे भी कह सकते हो, इनके अंदर होती है। और ये जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इनके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ये असल में इसकी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो होगी, इसको आप नाम दोगे एवरेज काइनेटिक, एवरेज इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे इसको आप? एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्टेंट हों, जब तक भले रिएक्शन करें ना करें, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं, नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, इनके नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो इनके अंदर एनर्जी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये इनकी एवरेज इंटरनल एनर्जी है जो इनके अंदर मौजूद है। अब ये एवरेज इंटरनल एनर्जी याद रखना, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये समझ लें कि ये लोएस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको कह सकते हो। ये यानी possessed बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है, इनके अंदर जो लोएस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, दिस इज कॉल्ड एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये इनकी एवरेज इंटरनल एनर्जी है और ये लोएस्ट होती है। समझो, इससे कम एवरेज इंटरनल एनर्जी से कम एनर्जी के अमाउंट किसी मॉलिक्यूल के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, ये होती है। अब ये जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एवरेज इंटरनल एनर्जी इनके अंदर मौजूद है, ये एक काम तो कर सकती है कि इनके आपस में कोलिशंस करवाएगी, यानी R1 जो है ये सीधा सीधा कोलाइड करेगा अपने दूसरे मॉलिक्यूल R2 के साथ, या यूं कह लो R2 कोलाइड करेगा R1 के साथ। पर एनर्जी क्या है? एवरेज इंटरनल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है, पर ये एनर्जी क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। इस एनर्जी की वजह से ये कोलाइड तो करेंगे, मान लो कोलिजन तो होंगे, स्लो पहुंचेंगे और आपस में इनका क्या होगा? इनका कोलिजन हो जाएगा, इनके आपस में कोलिजन हो जाएंगे दोनों के। पर क्या ये जो कोलिजन यहां पर नॉर्मल इंटरनल एनर्जी पे, एवरेज इंटरनल एनर्जी पे होंगे, क्या ये परफेक्ट होंगे? तो याद रखना, ये कभी परफेक्ट नहीं होंगे। ये कोलिजन तो करेंगे लेकिन ये अब आपस में जुड़कर प्रोडक्ट नहीं बना सकते। एवरेज इंटरनल एनर्जी पे सिर्फ कोलिजन्स होंगे, ये मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से, रिएक्टेंट्स फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा एवरेज इंटरनल एनर्जी पे कोलिशंस तो होंगे, कोलिशंस तो होंगे, लेकिन ये कोलिशंस जो हैं ये क्या होंगे, इम्परफेक्ट होंगे। क्या होंगे, इम्परफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्परफेक्ट कोलिशंस जो हैं वो कब हो सकते हैं, तो हम कहेंगे जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी होती है वो इनमें सिर्फ इम्परफेक्ट कोलिजन करवा सकती है, लेकिन परफेक्ट नहीं करवा सकती। मींस ये सिर्फ इनको रिएक्टेंट्स तक तो रख सकती है, कोलिजन करवा सकती है, लेकिन ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकती कोलिजन्स के बाद। तो मालूम हुआ कि इम्परफेक्ट कोलिजन एवरेज इंटरनल एनर्जी पर हो जाते हैं, पर ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं, ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये आपस में क्या करें, इनका कोलिजन हो और वो कोलिजन क्या हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कोलिजन हो। और परफेक्ट कोलिजन का मतलब है कि ये रिएक्टेंट्स जो हैं अब ये किस में चेंज हो जाएं, प्रोडक्ट्स में। तो हमें अगर इनके अंदर परफेक्ट कोलिशंस करवाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट कोलिशंस यानी वो कोलिशंस जहां ये आपस में कोलाइड कर जाएं और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बना लें। तो हमें क्या करना है, हमें एक काम करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज देयर एवरेज इंटरनल एनर्जी। अब आपको यहां पर इनकी सिर्फ एक बात बढ़ानी है, वो क्या है, टू इंक्रीज, इंक्रीज करना है इनकी क्या, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है इनकी, इस इंटरनल एनर्जी को क्या करो, यू हैव टू इंक्रीज देम। इनकी इंटरनल एनर्जी को आप इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। अगर आपने इनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर ये जो बढ़ाओगे एनर्जी, तो ये कहां तक आपने बढ़ानी है, असल में जब ये एनर्जी आप बढ़ाएंगे तो एक वक्त आएगा इनके कोलिजन आपस में क्या होने लगेंगे, परफेक्ट कोलिजन होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, परफेक्ट कोलिजन होने लगेंगे। और ये एनर्जी जो इनकी आपस में परफेक्ट, यानी कि जो लोअर एनर्जी है ना, लोअर एनर्जी, इस पर ये स्लोली पहुंचेंगे, कोलाइड भी करेंगे, पर परफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जब आपने इनकी कुछ एनर्जी बढ़ाई, अब हमें थोड़ी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, हमने एनर्जी बढ़ा दी, अब हमने काफी सारी एनर्जी इनकी बढ़ा दी, अब ये ताकतवर हो गए, एनर्जेटिक हो गए, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई। इसमें और भी हैं टर्म्स हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, वो बाद में। अब आपने बढ़ा दी एनर्जी, एक हद तक बढ़ानी है, और उस हद तक जब पहुंचोगे, यानी हर मॉलिक्यूल की एक कैपेसिटी होती है, वो उतनी एनर्जी गेन करेगा, ताकतवर जब हो जाएगा तो वो किसी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलिशन। जब ये उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोलिशन करेगा, कोलिशन करेगा, तो यहां उसका कोलिशन क्या होगा, परफेक्ट होगा। और परफेक्ट होने का मतलब है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बनना यहां यकीनी हो जाएगा। तो वो एनर्जी की अमाउंट जो आपने किसी एक रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स को दी, जिसके बाद उनमें परफेक्ट कोलिशंस हुए, और परफेक्ट कोलिशंस होने के बाद ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो गए, तो इस एनर्जी की मिकदार को, अमाउंट को आप नाम क्या देते हो, यू कॉल्ड इट थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या कहेंगे इसको, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब आपको बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। यानी हमें अगर कहा जाए कि एवरेज इंटरनल एनर्जी पे कोलिजन परफेक्ट होते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कब परफेक्ट होते हैं, हम कहेंगे इस एवरेज को बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया, काफी हद तक लेकर गए, हाई अमाउंट पर पहुंचा दी। अब ये एनर्जी उस मतलब हद तक पहुंच चुकी है कि इनमें ताकत इतनी मिल चुकी है इनको कि अब इनके कोलिजन हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं, इनके कोलिजन के बाद ये अटैच हो सकते हैं। यानी कमजोर एनर्जी के कोलिशंस के प्रोडक्ट नहीं बनती, ताकतवर। तो इस एनर्जी को आपने क्या नाम दे दिया, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो हमें बार बार प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी।
थोड़ा बात को अब समझो। ये बहुत कंफ्यूज करने वाली बात होती है, समझ में नहीं आती है, बहुत कम आती है। वजह क्या है? कंसेप्ट क्लियर नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। असल में मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब बना सकते हैं जब उनके पास एनर्जी कौन सी हो। याद रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं नहीं मिलेगी आपको। प्रोडक्ट रिएक्टेंट उस वक्त बना सकता है जब उसके पास एनर्जी कौन सी हो? थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड एनर्जी हो तो प्रोडक्ट बन सकते हैं। थ्रेशहोल्ड एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। एक्टिवेशन को छोड़ो, एक्टिवेशन बाद की बात है, हम बाद में करेंगे। तो क्या मैं आपसे पूछूं, एवरेज इंटरनल एनर्जी पे प्रोडक्ट बन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहता हूं फिर कौन सी एनर्जी पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी ये थ्रेशहोल्ड की एनर्जी। ये एनर्जी दे दें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये एनर्जी आप नहीं देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर। तो हमें जरूरत है जिस एनर्जी की जो हमें प्रोडक्ट दे सकती है, दैट इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी बट दिस इज कॉल्ड ए थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसको क्या कहोगे? थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहोगे। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ हमें सारी बात क्लियर कर देगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपको यहां पर इन दोनों का गैप बताता हूं। अब देखो, ये है एवरेज इंटरनल एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास है, एवरेज इंटरनल एनर्जी। यहां पर रिएक्टेंट मौजूद है और अभी आपको बताया कि ये एनर्जी की क्या है? लोवेस्ट अमाउंट है किसी मॉलिक्यूल के पास, और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इतनी होती है, यही होती है बस हर मॉलिक्यूल के पास। अब जब इनको परफेक्ट कोलिजन करना है तो जरा ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए जो प्रोडक्ट बना। दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी, वी कॉल इट थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो मालूम हुआ कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी एवरेज इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, याद रखना ये ज्यादा होती है। तो आपको कहा गया कि इस मॉलिक्यूल के पास एवरेज इंटरनल एनर्जी कितनी है? सपोज इट इज 10 किलो जूल। कितने किलो जूल से? 10 किलो जूल है। तो 10 किलो जूल पर ये रिएक्टेंट कोलिजन तो कर सकते हैं लेकिन इम्परफेक्ट, प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अब इनको जाना है प्रोडक्ट में, तो इनको इस रिएक्टेंट को अगर हमने प्रोडक्ट में लेकर जाना है तो अब इसके पास ओवरऑल जो एवरेज इंटरनल एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम है, और ये मिली हुई है 10 किलो जूल। अब अगर इसको हमने प्रोडक्ट में लेकर जाना है तो हमने इसकी एनर्जी 35 किलो जूल तक बढ़ानी है। जब ये 35 किलो जूल इसको मिल जाएगी तो अब इसमें इतना मतलब कोलिजन परफेक्ट हो जाएगा कि दूसरे रिएक्टेंट के साथ ये जब कोलाइड करेगा या करेंगे तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो जब आप यहां 35 के लेवल तक पहुंचेंगे तो ये एनर्जी जो होगी, इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप नाम क्या दोगे? इसको आप कहोगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो मान लो कि 10 किलो जूल तो इसके पास है, अब 35 तक इसको चाहिए, 35 किलो जूल तक चाहिए, और 10 और 35 के दरमियान 10 तो है, और मजीद आप इसको कितनी और एनर्जी दें कि ये 35 हो जाए? तो अब आप खुद बताएं, डिफरेंस आपका बनता है 25 किलो जूल। 25 किलो जूल इसको दे दो तो ये अब इस गैप को पूरा करके 35 तक चला जाएगा और फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट कर सकता है, बना सकता है, और ये थ्रेशहोल्ड हो जाएगी इसकी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एवरेज इंटरनल एनर्जी और थ्रेशहोल्ड के दरमियान में मतलब आपको चाहिए, ये जो डिफरेंस आपको चाहिए, इसको आप नाम क्या दोगे? इसको नाम दोगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या नाम दोगे इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये ऑलमोस्ट समझ लें, याद रखने वाली बात है कि ये वो डिफरेंस है जो एवरेज इंटरनल एनर्जी को चाहिए थ्रेशहोल्ड में कन्वर्ट करने के, ताकि परफेक्ट कोलिजन हो और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहेंगे?
there is the difference between average internal energy and threshold energy. This difference of energy which is required to convert average internal energy to threshold energy is called एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्टिवेशन एनर्जी है. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप जितना आप बढ़ाएंगे, जितना एक्टिवेशन एनर्जी का गैप बड़ा होगा, उतना समझ लें आपको ज्यादा मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो इस तरीके से जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे उतना आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि असल में एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये असल में है क्या, यानी इज द डिफरेंस, यानी ये असल में क्या है, डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन, जो कि आपको मिलेगा बिटवीन एवरेज इंटरनल एनर्जी, जो कि एवरेज इंटरनल एनर्जी में है, एंड और दूसरा क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए आप जो उसको एनर्जी का डिफरेंस दोगे, नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब ये डिफरेंस का नाम है, ना कि ये कोई एनर्जी की फॉर्म है जो आपको प्रोडक्ट्स दे सकती है, प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये है बच्चों असल में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट. अब अगर आप समझते हैं कि जितना थ्रेशोल्ड का स्पेस, समझो यहां एवरेज पर आप पहुंचे हुए हैं और ये आपकी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड. अगर थ्रेशोल्ड ज्यादा आपको चाहिए, एवरेज आपके पास थोड़ी है, तो फिर ये गैप भी आपका क्या होगा, बहुत बड़ा गैप होगा. तो आपको अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, हायर अमाउंट चाहिए. जितना ये गैप बढ़ता जाएगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए. क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए. तो याद रखिएगा, हम अगर थ्रेशोल्ड बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन खुद ब खुद बढ़ेगी. पर अगर मान लो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का गैप बहुत थोड़ा है, छोटा है, कम एनर्जी पर प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी थोड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको चाहिए. तो अगर थ्रेशोल्ड आपकी कम हो गई तो फिर समझ लो ये गैप जो है एक्टिवेशन का, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा. तो हमें फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए, लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो इसको कन्वर्ट कर सकती है किस में, प्रोडक्ट्स में. किस में कन्वर्ट कर सकती है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है. तो ये इस तरीके से बच्चों हम जनरली अगर बात करेंगे तो ये थ्रेशोल्ड और एवरेज इंटरनल एनर्जी के दरमियान गैप बढ़ा देंगे तो फिर आपको एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए, और अगर ये गैप कम कर देंगे तो आपको एनर्जी कम चाहिए. अब यही चीज़ हम एक ग्राफ के ज़रिए भी समझ सकते हैं. सपोज यहां पर रिएक्टेंट पड़ा हुआ है. अब इस रिएक्टेंट को समझें, यहां पर प्रोडक्ट में चेंज होना है. किस में चेंज होना है, इसने प्रोडक्ट में चेंज होना है. तो इन दोनों के दरमियान समझ लो क्या है, यहां तक जाना है, पर ये डायरेक्ट नहीं जा सकता. इसको समझ लें एक पूरा एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. ये जो है इसको जनरल वर्ड्स में हम आम तौर पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैरियर. क्या कहते हैं इसको, एनर्जी बैरियर. अब ये समझ लें एनर्जी बैरियर किसके दरमियान बनता है. अब आप खुद बता दो इस बैरियर का डिफरेंस. यानी ये असल में एवरेज इंटरनल एनर्जी जो है वो, और कौन सी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है इसको एनर्जी बैरियर कहा जाता है. मान लो आपने रिएक्टेंट को यहां से प्रोडक्ट में लेकर जाना है, तो यूं तो नहीं जा सकते. ये सिर्फ इसके पास एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, ये यहां से क्रॉस करेगा फिर यहां पहुंच सकता है.
मींस आपको बस इतना काम करना है कि इस रिएक्टेंट को कहां पहुंचाओ। समझो आपने इसको यहां पर लेकर आना है तो इससे क्रॉस करवाना होगा, तो ये अपने आप तो क्रॉस नहीं करेगा, आप यहां क्या करोगे, फोर्स लगाओगे और यहां आप इसको पहुंचाओगे यहां पर सॉरी, जब आपने यहां पर इसको पहुंचा दिया, अब ये अपने आप, थोड़ा सा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, बस ये अपने आप यहां से इसको क्रॉस करेगा और यहां तक पहुंचाएगा। मींस किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है, तो उसको एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और ये एनर्जी का बैरियर जो होगा ये तभी क्रॉस कर सकता है जब इसकी एवरेज को आप कन्वर्ट कर दें, किसमें, थ्रेशहोल्ड में कन्वर्ट कर दें। तो थ्रेशहोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर समझो इस शख्स को यहां पहाड़ तक पहुंचा दो, बाकी नीचे खुद चला जाएगा और अपने असल डेस्टिनेशन यानी प्रोडक्ट तक पहुंच जाएगा। तो यहां जो एनर्जी आप लगाओगे ना, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स है, इसको ड्राइव करेगी, ऊपर तक तो ले जाएगी, एनर्जी लगेगी, फिर ये जाएगा इस तरफ। अब ये गैप का जो आप यहां पे एनर्जी आप जो लगाओगे वो एक्चुअल थोड़ी तो उसके पास है, यहां तक उसको 35 चाहिए, 10 उसके पास है, अब हमने मजीद कितनी लगानी है, 25। तो ये जो 25 आप लगाओगे, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लो ये बैरियर जितना बड़ा होगा, उतना समझ ले इसको क्रॉस करवाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। सपोज यहां पर मैं ये बैरियर, एनर्जी का बैरियर बनाता हूं, ये देखें, ये इस तरीके से अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, यहां पर रिएक्टेंट पहुंचा हुआ है, अब इसने इस बैरियर को क्रॉस करना है, इसके पास अपनी असल एनर्जी है 10 किलो जूल, कितनी है, 10। अब यहां पर इसकी एनर्जी, इसको यहां तक पहुंचने के लिए, पीक तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए, 50 तक चाहिए, टोटल 50 तक चाहिए। अब 50 अगर इसकी हो जाएगी तो ये बैरियर क्रॉस करेगा और फिर ये किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। तो हमें 10 तो इसके पास है, अब हमें समझ लो कितनी और एनर्जी इसको लगानी है, 40 किलो जूल। आप 40 किलो जूल लगा रहे हैं, तब ये बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, यहां पहुंचेगा और नीचे चला जाएगा। लेकिन मान लो यहां पर समझ लो आपने जो एनर्जी लगाई, दिस इज हायर अमाउंट, या हाई अमाउंट हो गई किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी की। किसकी अमाउंट है, हाई एक्टिवेशन अमाउंट चाहिए। लेकिन उसके बरक्स अगर ये बैरियर बहुत छोटा है, बहुत कम है, ये देखो मान लो यहां तक है, अब ये रिएक्टेंट किस में जा सकता है, प्रोडक्ट में जा सकता है, 10 तो उसके पास है, 10 तक तो आपने समझ लो आपने इसको एनर्जी दी हुई है, इसके पास मौजूद है। अब फर्दर इसको और कितनी एनर्जी चाहिए, तो यहां तक सपोज इसको जाना है तो इसको एनर्जी चाहिए 30 किलो जूल, 30 किलो जूल तक इसको चाहिए। ये बैरियर में यहां पहुंचेगा और फिर ये दोबारा जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। अब यहां पर गैप कितना बचा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि गैप यहां पर जो बच रहा है दैट इज इक्वल टू 20 किलो जूल। तो देखें यहां आपका एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट जो खर्च हो रहा है वो लो है, बहुत कम है, थोड़ा है। तो जहां आप एक्टिवेशन की अमाउंट कम इस्तेमाल करोगे, वहां पर समझ लो प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर रहे हो, एनर्जी बैरियर छोटा है तो एक्टिवेशन कम चाहिए। लेकिन जहां एनर्जी बैरियर बड़ा है वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो मान लो अगर हम यहां पर 40 किलो जूल एक मोल को रिएक्टेंट से बैरियर क्रॉस करवा के प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, हमें चाहिए, तो यहां पर उसके मुकाबले में आधी यानी 20 किलो जूल चाहिए। अब अगर आपके पास 40 किलो जूल है तो हायर बैरियर है, एक मोल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यही 40 किलो जूल अगर यहां मिल जाए तो एक सेकंड में आप दो रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये डबल हो जाएगा। तो बताओ जहां एक्टिवेशन एनर्जी लो कर रहे हो, एनर्जी बैरियर छोटा है, थोड़ी दे रहे हो, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं,
और जहां एनर्जी बैरियर आपके पास बड़ा है वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है, थोड़े रिएक्टेंट जा रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो हम कहेंगे जहां एनर्जी बैरियर बड़ा, एक्टिवेशन ज्यादा, तो कम रिएक्टेंट्स जो हैं ज्यादा एनर्जी गेन करने के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, आप कहेंगे यहां रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, यहां स्लो रेट चलेगा। लेकिन यहां पर उतनी एनर्जी में दो मॉलिक्यूल को क्रॉस करवा के एनर्जी का बैरियर आप प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये रिएक्शन समझ लो, मान लो क्या होगा, फास्ट रिएक्शन में काउंट होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप जितना एक्टिवेशन एनर्जी का गैप एनर्जी के बैरियर का थ्रेशोल्ड और एवरेज के दरमियान कम होगा, उतना थोड़ी एनर्जी खर्च करके आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाओगे, बैरियर को क्रॉस करवा लोगे। लेकिन अगर ये बैरियर बड़ा है तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी और थोड़े मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी खर्च करने के बाद किस में चले जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। तो ये तरीका जनरली एक्टिवेशन एनर्जी का इनवर्स अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर कम एनर्जी खर्च होती है तो बैरियर छोटा है, अगर ज्यादा एक्टिवेशन खर्च होती है तो बैरियर बड़ा है, थोड़े मॉलिक्यूल जा सकते हैं। तो इस तरह एक्टिवेशन जो है, अब हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। बैरियर बड़ा हो गया ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेकर जाने के लिए, तो अगर ये बैरियर छोटा होगा तो एक्टिवेशन थोड़ी लगानी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई, बहुत अच्छा हो गया। अब आते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को एंडोथर्मिक प्रोसेस में देखो और एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है, रिएक्शंस हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप जब ग्राफ देखेंगे तो बुक्स में आपको कुछ ग्राफ इस तरह के मिलेंगे कि यहां पर ये जीरो से एवरेज इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है और ये आपने बैरियर दे दिया। अब ये रिएक्टेंट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। तो यहां पर हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी यानी कि क्या है, वो बहुत कम है। बैरियर क्रॉस करवा रहे हो, थ्रेशोल्ड यहां पर आ रहा है, थ्रेशोल्ड, और यहां पर ये एनर्जी में किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। आपको पता है रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो उनमें एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है, गेन करते हैं, फिर जब ये थ्रेशोल्ड के बराबर होती है तो ये कम रिलीज करते हैं, ये भी आपको बताते हैं, कम रिलीज करते हैं, ज्यादा इनको रखनी पड़ती है और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो बैरियर का गैप कितना भी हो, लेकिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में कम होगी। यहां प्रोडक्ट्स रखते हैं क्यों, इनके एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता यह है कि इनके ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ये जब ब्रेक होते हैं तो काफी एनर्जी यहां तक खर्च हो जाती है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचते हैं ना, समझो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। लेकिन जो नए बॉन्ड बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, वो स्ट्रांग नहीं बन रहे, ये वीक बन रहे हैं। जितना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो यहां एंडोथर्मिक में होगा यह कि बॉन्ड एनर्जी आपको बहुत कम मिलेगी। क्यों, बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं बनते हैं एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट्स के अंदर। तो प्रोसेस जनरली क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। माना नए बॉन्ड बनते वक्त काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन ओल्ड बॉन्ड बनाने के लिए काफी एनर्जी खर्च हो जाएगी। अब इसी प्रोसेस को, इसी ग्राफ को हम एक और रिएक्शन के टर्म्स में देखेंगे। इन रिएक्शंस को आप नाम देते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं आप इनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देते हो। मान लो यहां पर हमने अब के बार एक्सोथर्मिक में सबसे पहले क्या ले लिया, रिएक्टेंट्स ले लिए। रिएक्टेंट्स की जो एवरेज इंटरनल एनर्जी थी उनको आपने क्या कर दिया, अब बढ़ाया, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अब आप पहुंचे कहां पर, थ्रेशोल्ड पर।
जहां इनके ओल्ड बॉन्ड टूट गए, अब ये थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच गया। अब इनको समझो इतनी एनर्जी आपने दे दी है कि ये बैरियर क्रॉस कर जाएंगे, यानी ये अब प्रोडक्ट ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं, और अब ये किस में, ये यहां से रिएक्टेंट जंप करके प्रोडक्ट साइड पे आएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन प्रोडक्ट्स की एनर्जी याद रखिएगा रिएक्टेंट्स के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। अब क्यों कम हो गई प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स के मुकाबले में, यहां पर गैप तो आपने एक्टिवेशन का ही रखा, यानी थ्रेशोल्ड और एवरेज के दरमियान, तो आपने एक्टिवेशन दी, ज्यादा दी या कम, ये अलग बात है। लेकिन जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ओल्ड बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड वो समझ लो वीक हैं, उनको कम एनर्जी आप दे रहे हैं, वो टूट रहे हैं। लेकिन जब नए बॉन्ड बन रहे हैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, और इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है कि प्रोडक्ट्स की अमाउंट रिएक्टेंट्स के मुकाबले में बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। तो यहां पर ये बैरियर का चार्टर का ग्राफ जो है ये हमेशा प्रोडक्ट नीचे होंगे और रिएक्टेंट ज्यादा, मतलब अप एनर्जी वाले होंगे। तो ये तो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए प्रोसेस। अब हम बात करते हैं किसकी, जब भी हमें अगर फर्ज करें हमें कहा जाए आप एक्टिवेशन पर थ्रेशोल्ड के बाद माइनस करोगे, इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे एवरेज। एवरेज अगर आपको थोड़ा नजर ना आए, मैं आपको यहां बता रहा हूं, इस थ्रेशोल्ड में से माइनस कर लो एवरेज इंटरनल एनर्जी। क्या माइनस कर लो, एवरेज इंटरनल एनर्जी, ये माइनस कर लो, आपको एक्टिवेशन मिल जाएगी। सपोज आपको कहा गया कि एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके पास थ्रेशोल्ड की अमाउंट है 56 किलो जूल। कितनी है, 56 किलो जूल। और एवरेज इसके मुकाबले में, एवरेज इंटरनल जो है ये है 15 किलो जूल। तो बताओ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। तो अब फार्मूला आपके पास है, आपने अब एक्टिवेशन निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी आपने काउंट करनी है। तो सिंपली आपके पास थ्रेशोल्ड कितना है, 56 है, और इसमें से माइनस करना है एवरेज जो कि 15 है। तो आपने यहां 5 में से 6 में से 5 गए 1 और ये बचा 4, और अब देख लो आपने 5 में से 1 माइनस कर दिया, तो इसकी एक्टिवेशन जो आपको मिली ये कितनी मिली, दैट इज 41 किलो जूल। और याद रखिएगा एक्टिवेशन हमेशा जनरली जब बात की जाती है तो उसमें ये एवरेज इंटरनल एनर्जी से तो ज्यादा होती है, लेकिन थ्रेशोल्ड से हमेशा कम होती है। तो ये इसका नेचुरल बेटा प्रिंसिपल है, इसको आपने याद करना है। अब आते हैं फाइनल बात हमारी कि अब बैरियर भी आपको समझ में आ गया, एनर्जी का गैप भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स जो हैं ये असल में क्या हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनको आप आमतौर पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हो। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये असल में प्रोटीन्स होते हैं। ये बने हुए किसके होते हैं, प्रोटीन्स के, प्लस इनके साथ नॉन प्रोटीनियस मैटर भी होता है। नॉन प्रोटीनियस मैटर भी इनके साथ होता है, जिसको आप प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हो। सब्सटेंस लगा होता है नॉन प्रोटीनियस मैटर को प्रोस्थेटिक ग्रुप या इसको को एंजाइम भी कहा जाता है। अब एंजाइम्स जो हैं ये जनरली काम क्या करते हैं, ये एक सिंपल सा तरीका करते हैं, लोअर यानी ये गैप को कम कर देते हैं। क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। कितना, कैसे बढ़ा सकते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी अमाउंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को थोड़ा कर देते हैं। और ये अजीब इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंजाइम्स के बारे में जब आप बुक्स पढ़ेंगे, फैक्ट फिगर्स पढ़ेंगे तो आपको दिलचस्प बातें मिलेंगी।
हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर हर सेल के अंदर अलग अलग टाइप के रिएक्शंस चल रहे होते हैं। छोटे पैमाने पे आप कह लो, बड़े पैमाने पे तो नहीं कह सकते, छोटे पैमाने पे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। और डाइजेशन में तो बड़े पैमाने पे रिएक्शन होते हैं, तो कुछ बड़े पैमाने पर भी हैं और कुछ छोटे पैमाने पर भी रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो रिएक्शन सारे के सारे, चाहे छोटे पैमाने पे सेल्स के अंदर होते हैं चाहे बड़े पैमाने पे, इनको कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं ये समझे हमारी एनर्जी की बचत करते हैं। ये समझ लो हमारे एक पावर हाउस का काम करते हैं, और ये हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम्स को चलाने के लिए, रिएक्शंस को चलाने के लिए चाहिए। एक जनरल एग्जांपल दी जाती है और हमने पढ़ा भी है, बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ जो खाना खाते हैं इसको हजम करने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे चंद एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, वो जो हमारे डाइजेशन में होते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, लिपिड्स को तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स को ये एंजाइम्स अगर हम निकाल दें और फिर हम इसी खाने को अगर हम क्या करें, इसको हम यानी कि ब्रेक करें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, लिपिड्स में, तो आप यकीन करें अगर हमारे पास एंजाइम ना हो तो हम पता नहीं कितनी एनर्जी, लाखों की एनर्जी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बग़ैर एंजाइम के अगर इस खाने को हम तोड़ें मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी यूटिलाइज करते रहें तो एक तो हमारी उम्र गुजर जाएगी, 40 साल गुजर जाएंगे सिर्फ एक वक्त के खाने को, कम से कम 40 साल, बढ़ भी सकता है टाइम पीरियड, एक खाने को हजम करने में, उसको मॉलिक्यूल्स के तोड़ने में लग जाएंगे। और एनर्जी का खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा होगा। पर कमाल है एंजाइम्स का, जो इस थोड़ी सी एनर्जी की मौजूदगी में ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं और चंद घंटों में हमारे इस खाने को हजम कर देते हैं, तोड़ देते हैं मॉलिक्यूल्स में, और हमें एनर्जी मिल जाती है। पर अगर यही काम हम खुद कर रहे होते तो शायद हमें 40 के 40 साल, 42 साल लग जाते और बहुत एनर्जी खर्च होती, शायद हम थक जाते इस खाने को मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में। इतनी एनर्जी चाहिए, इतना वक्त चाहिए, इतना टाइम चाहिए। तो कहने का मतलब एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करते हैं। और एंजाइम का बेसिक अगर हम डायग्राम देखें तो उसको यूं भी आप समझ सकते हैं। सपोज विदाउट एंजाइम आप रिएक्टेंट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हो, प्रोडक्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पर सपोज इसके पास एनर्जी थी 10 किलो जूल। अब ये अगर एंजाइम के बगैर आपने इसको लेकर जाना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड पर, यहाँ लेकर आना है, तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर आपको एनर्जी यहाँ तक सपोज 60 किलो जूल्स चाहिए थी। कितनी चाहिए थी? 60 किलो जूल। तो 10 तो उसके पास है, बाकी आपको विदाउट एंजाइम 50 किलो जूल खर्च करना पड़ रहा है, तब जाके आप इस रिएक्टेंट को किस में, आप इसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। किस में चेंज कर सकते हो? प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। इतनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। पर एंजाइम यही काम क्या करेगा? एंजाइम इसी एनर्जी बैरियर को, यानी इस पहाड़ को क्रॉस करके फिर यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन एंजाइम ने क्या किया? आपके लिए एक रास्ता बना दिया कि आप इतने ऊंचे पहाड़ पर ना जाएं, इतनी हाइट पर आप ना जाएं, फिर आप नीचे आए। आपको क्रॉस करवाना है तो हम ऐसा करते हैं, एंजाइम क्या करता है, ये जो थ्रेशोल्ड की एनर्जी है इसको कम कर देता है, एनर्जी बैरियर को यूं कह लो छोटा कर देता है। वो आपके लिए एक रास्ता बना देता है इसी पहाड़ में से कि भाई आप चोटी तक क्यों जाए, आप यहां से रास्ता मैं बना देता हूं छोटा सा, आप गुजर जाओ, क्रॉस कर जाओ, वहां तक आपने पहुंचना है। तो इसने एनर्जी का बैरियर जो था उसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। तो समझो उसने रिड्यूस कर दिया, ये गैप क्या कर दिया? गैप कम कर दिया। अब समझो आप एनर्जी 50 किलो जूल नहीं, 60 नहीं, अब आपको यहां पर एनर्जी लगानी है 30 किलो जूल, या यूं मान लो 40 किलो जूल आपको यहां पर चाहिए। तो पहले आपको विदाउट एंजाइम तो आप 60 पे जा रहे थे, अब आपको 40 खर्च करनी पड़ रही है। मीन्स आपकी एनर्जी का खर्चा एंजाइम ने बचाया। कैसे? एनर्जी बैरियर को शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया और क्रॉस करवा दिया। तो ये एनर्जी बैरियर को कम करके थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं और प्रोडक्ट में। अब यहाँ दिलचस्प सवाल ये है कि एनर्जी तो इतनी चाहिए थी, अब ये कैसे कम हो गई और प्रोडक्ट बन गया? एनर्जी बैरियर छोटा कैसे हो गया? तो इसका बहुत आसान सा तरीका एंजाइम्स करते हैं, और ये एक एक्सक्लूसिव बात भी है।
काफ़ी सारे बच्चों को ये बात समझ में बहुत कम आती है। असल में होता ये है कि हमने जब एक एंजाइम के लिए जनरल हम कंसेप्ट पेश करते हैं तो समझ लो ये एंजाइम का सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है? ये असल में एंजाइम जो है ये आर्जी तौर पर ये क्या होता है, ये अटैच होता है। एंजाइम आम तौर पर इसके साथ आर्जी तौर पर उसका सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। सबस्ट्रेट आप नीचे भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं। जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है तो एंजाइम खुद आर्जी तौर पर इसके साथ क्या करता है, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। और ये जब आर्जी तौर पर इसके साथ बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे बॉन्ड्स बन जाते हैं एंजाइम के। किसके साथ बन जाते हैं? सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बन जाते हैं। तो आपको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आर्जी तौर पर क्यों ना हो, तो इसने बहुत सारे बॉन्ड एंजाइम ने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ बना लिए। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, पर ये क्या होती है, ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो जब ये टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई तो आपको पता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो यहाँ एनर्जी बॉन्ड बनते वक्त क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी जो अब एंजाइम ने आर्जी तौर पर सबस्ट्रेट के साथ क्या किया, कोई बॉन्ड बना लिया, आर्जी तौर पर एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, अब ये सबस्ट्रेट इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और ये टूटेगा किसमें, इसके ओल्ड बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो ओल्ड बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एंजाइम ने आर्जी तौर पर जो बॉन्ड बनाए किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो ये काफी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये एनर्जी अब सबस्ट्रेट लेकर खर्च कर रहा है और अपने पुराने बॉन्ड जो हैं वो रिएक्टेंट की शक्ल में जब था उनको ये तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पुराने बॉन्ड टूट गए, आर्जी एनर्जी मिल गई, अब नए बॉन्ड बनना शुरू हुए और सबस्ट्रेट अब के बार इससे क्या हो गया, इससे अलग हो जाएगा। और ये सबस्ट्रेट अब इससे अलग होकर किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और प्लस में एंजाइम जो था, अब ये समझ लो, मान लो यहां से दोबारा वो पुराने बॉन्ड जो उसने बनाए थे दोबारा तोड़कर इससे अलग हो जाता है और इस तरीके से हमें क्या मिल जाते हैं, हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो एंजाइम्स किस तरह लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कैसे कम करते हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह कम करते हैं कि आर्जी तौर पर ये इस सबस्ट्रेट के साथ कुछ केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं और जब ये केमिकल बॉन्ड्स इसके साथ बना रहे होते हैं तो एनर्जी यहाँ काफ़ी मिकदार में, बॉन्ड फॉर्मेशन है ही एनर्जी रिलीज का नाम, तो वो रिलीज हो रही होती है और यही एनर्जी जो है सबस्ट्रेट इसको गेन कर लेता है और गेन करके ये अपने पुराने ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं ये तोड़ता है और फिर नए बॉन्ड्स बनाना शुरू करता है जो प्रोडक्ट में बनते हैं। और इस तरीके से ये एंजाइम जो है ये एक रिएक्शन को एक्टिवेट करता है और इस तरह यहाँ पर आपको कोई इजाफी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आपको एक्टिवेशन एनर्जी कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी एनर्जी हो, बाकी एंजाइम खुद आर्जी बॉन्ड से बना देगा और यही एनर्जी क्या करेगी, ये बॉन्ड्स को तोड़ेगी, रिएक्शन क्या है, कैटालाइज हो जाएगा। तो ये तरीका है एंजाइम्स का अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का, खर्चा बचाने का, एनर्जी बचाने का ये तरीका है इनका। तो एंजाइम जो है वो आर्जी तौर पर अटैच होते हैं। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक जिसमें आपने एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे तरीके से, उम्मीद है, समझ लिया होगा कि ये असल में थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी को यानी थ्रेशोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, नाउ दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एंजाइम्स और आम कैटलिस्ट काम क्या करते हैं, ये आमतौर पर एनर्जी का बैरियर कम कर देते हैं। कम करने का मतलब है वो खर्च कम करते हैं, आपसे कम लेते हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पर बॉन्ड्स बनाकर
उनमें एनर्जी का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब मुझे अगर टाइम मिला तो मैं फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी कंसेप्ट आपको ज़रूर दूंगा। इनका भी एक्टिवेशन एनर्जी से एक ताल्लुक़ होता है, कैटलिस्ट से ताल्लुक़ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।